भाई देखो, आज जो डिस्कस करना है वो है बेसिकली इनकम्प्लीट रैकेट्स एंड रेशियोज। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर इनकम्प्लीट रैकेट्स होते क्या हैं। कभी कभी एग्जामिनर बताए क्या करता है, एग्जामिनर ऐसे कर सकते हैं कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दे और आपसे बोले कि भाई कॉस्ट निकाल लो, सेल्स निकाल लो, मार्कअप भी साथ साथ गिवन हो, और वो बोले भाई कॉस्ट निकाल लो, सेल्स निकाल लो। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूलाज का याद होना ना बड़ा इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन चीजों में। ठीक है। अब फॉर्मूलाज में सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप में क्या फर्क होता है। फिर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का मतलब है, मार्कअप कहीं भी लिखा हुआ होगा इसका मतलब है वो कॉस्ट की बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। ठीक है। अगर मैं बोल दूं ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट एज अ प्रोपोर्शन टू माय कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट एज अ प्रोपोर्शन टू माय कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। अगर वो बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, मार्जिन अब आ गया, तो मार्जिन में हम बात कर रहे हैं सेल्स की, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल। इसमें आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन जरा जो है ना मैं आपको बताता भी हूँ। भाई देखो, सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं? नहीं यार अभी तो कुछ नहीं लिख रहा। हाँ सही। अब लिखा है मैंने। हम्म। अच्छा, मैंने क्या बताया आपको, मैंने दो तीन चीजें बताई। मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इससे मुझे पता चल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, और जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में गिवन हो। अब कभी कभी एग्जामिनर पता है क्या कर सकते हैं, वो आपको ये वाली वैल्यू दे दे ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप की, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बता दो और आपसे पूछ ले भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लो। मुश्किल चीज है? मुश्किल चीज नहीं है। लेट्स से एग्जामिनर ने मुझे बोल दिया कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है आपका 40%, तो मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है, लेट्स सपोज, फिर मैं एक एग्जांपल सपोज कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 30,000। सही है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने बोला ढूंढो, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे निकाल के, तो मुझे सिर्फ उसने मार्कअप दिया, मुझे नहीं पता कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं एक्स कंसिडर कर लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे जरा बताओ आप दोनों, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? सेवेंटी जी मैं, फाइव हाँ बोलो। थाउजेंड जी बेटा बोलो। 75,000 हाँ, एक सेकेंड। एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 75,000। हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे वहां। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75,000। एक सेकेंड दीजिएगा। अब उसने जो है ना, पता है क्या हुआ, उसने मुझे मार्कअप नहीं दिया, उसने मुझे मार्जिन दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इधर देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये भी एक ही चीज है। इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला वो वाला नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि मार्जिन है तो अब मैं सेल्स को वेरिएबल बनाऊंगा। सही है, क्योंकि मार्जिन गिवन है। ये भी वैसे ही होगा। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है तो आप सेल्स देखोगे और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये भी सेम वैसे ही, सेम चीज है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है मेरे पास, वो अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। वैसे ही हम इतने तेज हैं। यहाँ पे देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है, मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ जोएन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। हमें ट्रायल बैलेंस गिवन, ट्रायल बैलेंस गिवन है का मतलब ये है कि यार इसने हमें बता दिया है, डबल एंट्रीज यहाँ पे करके हमें दी हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो उसका 60,000 आया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस उसके 25,000 है, नॉन करंट एसेट में कॉस्ट भी गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, और वो ये है कि यार जो आपकी बैंक की वैल्यू है वो क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है। क्रेडिट साइड पे बैंक की वैल्यू होने का मतलब ये है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब जब ओवरड्राफ्ट होता है तो बैंक आपका क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, यानी कि वी ओ द बैंक, हमने बैंक को पैसे देने, इसीलिए बैंक जो है वो आपका क्रेडिट पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल आपके जो है 25,000 है, ट्रेड पेएबल आपके सॉरी ट्रेड रिसीवेबल आपके 15,000 है, ट्रेड पेएबल आपके जो है 32 है, इन्वेंट्री आपकी 60 है, और कैपिटल जो है वो 10,000। नीचे उसने मुझे इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन इसने मुझसे पूछा है। इसने कहा है कि भाई अगर लेट्स सपोज अगर मार्कअप जो है ऑन कॉस्ट, यहाँ पे गिवन भी है, मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स वाज 20%। अगर लेट्स सपोज मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा 20% है, तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी? तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बड़ा आसान सवाल है, इसको हम सिमिलर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं भी आपको बता देता हूँ। इससे यहाँ पे मुझसे पूछा है रेवेन्यू, तो मुझे एक एक चीज पता है मार्कअप की, कि मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने जो मुझे दिया हुआ वो 20% है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इधर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 20%, यानी कि 20, क्योंकि मार्कअप है, मुझे आंसर पहले ही बता दिया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मार्कअप का? मार्कअप किस पे लगता है? ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मैं क्वेश्चन देखूं ऊपर, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में बताया हुआ है, यहाँ पे ये देख लें आप, 60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे यहाँ पे गिवन है 60,000, मैं आराम से इसको देख के कर सकता हूँ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 60,000 है, तो ये मुझे पता चल जाएगा। ठीक है जी, 20 इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय x। अब इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? अगर मैं करूँ 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जी बच्चों, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 है 6000, 6 जीरोस हैं 6 में। 6 लाख होगा, 6 मिलियन होगा। 60 1 2 4 5 6, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 20, करो क्या आंसर आ रहा है? Sir, this is coming 300,000। the हाँ बेटा, 300,000. कितना? 300,000। 300,000, सही है बेटा, जबरदस्त। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 300,000। अब ये जो 300,000 है ना, ये मेरी कॉस्ट है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, ये मेरी है कॉस्ट। मुझे कॉस्ट पता चल गई, लेकिन मुझे सेल्स नहीं पता, लेकिन निकल जाएंगी सेल्स में भी, मसला ही नहीं। क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो ये है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये मुझे पता है। अगर मैं सेल्स को कंसिडर कर लूं, एक वेरिएबल दे दूं, एक नाम दे दूं x, कॉस्ट मुझे पता है 300,000, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट जो है वो मेरा 60,000 है, क्योंकि अभी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट देखा था, ऊपर लिखा था 60,000, यहाँ पे 60,000 आ जाएगा।
अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 300,000 प्लस 60,000 विच इज गोइंग टू बी 360,000। जी। एम आई राइट? ये हो जाएगा मेरा सेल्स। जो मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल दिया, सेल्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 360,000 आराम से। मैंने पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद मैंने सेल्स निकाल दिया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का यही होता है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको क्या पता चल जाता है? आपका नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे यही तो कर रहे हैं, मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पता है, मुझे सेल्स भी पता है। अब मैं आराम से इसकी आगे वाला वेरिएंट कर सकता हूँ, विच इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर अब आराम से निकाल लूंगा। वो कैसे निकलेगा वो अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर दूं बेटा? सर 1 मिनट मुझे दे दो बस। हाँ ले लो, एक मिनट कॉपी कर लो इसको। अब आसान है, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है। आप सिंपली क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। अगर कोई आपके पास अदर इनकम है तो अदर इनकम ऐड हो जाएगी, और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा या प्रॉफिट फॉर द ईयर पता चल जाएगा। हो गया सर। वहां मैं रेस कर दूं? Yes, sir. I got it. ओके बेटा, अब ऊपर चलते हैं, अब आगे देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमें आ गया, ठीक है, अब मसला नहीं। अब मैं देखता हूँ मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस हैं आपके 25,000, तो जनरल एक्सपेंसेस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 25,000। ठीक है जी, सही है। इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं मुझे? और बोल रहा है कि यहाँ पे डेप्रीसिएशन भी चार्ज हो रही है। डेप्रीसिएशन भी तो मेरा एक्सपेंस है, तो वो भी चला जाएगा कितना? 8,000। 8,000 आपका डेप्रीसिएशन चला गया। तो अगर मैं, और कोई अदर इनकम तो मेरी हो ही नहीं है, यानी कि डिस्काउंट रिसीव या कमीशन रिसीव ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तो बस सिंपली अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल सकता हूँ कैसे? 60,000 जो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी गिवन है, 60,000 माइनस डेप्रीसिएशन जो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस नंबर 1, और इसके अलावा मैं एक और चीज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा विच इज गोइंग टू बी माय जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने आपके? 25,000। तो 60,000 माइनस 25,000 माइनस 8,000, तो मुझे मेरा पता चल जाएगा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर ना, या नेट प्रॉफिट जो है वो मेरा कितना है। ठीक है, 27,000। बिल्कुल बेटा। तो 27,000 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं 60,000 जो कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था, 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन थी मेरी 8,000, और जनरल एक्सपेंसेस कितने थे? 25,000। 25,000। तो नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 27,000। वहां ये आपको समझ आया? Yes, sir. I got it. Got it till here. प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आ गया, अब हमारा मसला ही नहीं है कोई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने देखना है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है, पहले तो डिस्कस करते हैं वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल इज द मनी रिक्वायर्ड टू पे फॉर डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपके डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, जिसको आप कहते हो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या एबल हो अपने डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस पे करने के लिए या नहीं। तो अब हम देखते हैं हमारे करंट एसेट्स कितने हैं और हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है जी, एक एक करके हम इनमें से देख लेते हैं। अच्छा, पहला जो है हमारे पास वो है करंट एसेट बैंक। बैंक हो गया एक हमारा करंट एसेट, नहीं क्योंकि ये क्रेडिट है तो ये लायबिलिटी होगा, ये करंट एसेट नहीं होगा। ये एक लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल है लेकिन वो ट्रेड रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स होंगे। ट्रेड पेएबल जो हैं आपके
ट्रेड पेबल कितने हैं? 32,000 ट्रेड रिसीवेबल हैं, 15,000 बैंक आपका 25,000 बैंक आपका क्रेडिट साइड पे है, तो ये लाइबिलिटी होगी, एसेट नहीं होगा। ट्रेड रिसीवेबल आपके एसेट्स होंगे, ट्रेड पेबल आपकी लाइबिलिटी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एसेट होगा। ठीक है जी, बस यही है। अब आप दोनों को ऐड कर दें और इसमें से लाइबिलिटी माइनस करें, करंट लाइबिलिटी। तो मुझे बताएं वर्किंग कैपिटल आपका कितना आ रहा है? वर्किंग कैपिटल आपका कितना आना चाहिए? 2 लाइबिलिटीज हैं, 2 एसेट्स हैं। जल्दी से करें। 18,000। 18,000 आ रहा है वर्किंग कैपिटल। जी महम आपका भी यही आ रहा है? Yes, sir, I got it. The 18,000. ओके बेटा, जबरदस्त। तो यहाँ पे हम, मैं भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक दफा। कैसे आया 18,000? 60,000 प्लस जो मेरे एसेट्स हैं 15,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें सिर्फ आप करंट एसेट्स लेंगे, नॉन करंट एसेट्स नहीं लेंगे। ठीक है, यह आ गया 75,000 माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 32,000 प्लस 25,000। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18,000। सही, यहाँ तक तो चीज हमें समझ आ गई, यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन। अब हम आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इसको कॉपी कर लिया ना, मैं आगे बढ़ जाऊं? जी सर। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आ गए पार्ट बी पे। पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं? पार्ट बी में वो कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पहला उसने हमें रेशियो दिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट मार्जिन। फिर उसने हमसे करंट रेशियो बोला है और फिर उसने मुझे बोला है क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। अब इन सब की भी बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल चीज नहीं है, इन सब के फॉर्मूलाज मुझे पता होने चाहिए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू का मतलब होता है आपका जो नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू है ना रेशियो। तो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया था? हमारा नेट प्रॉफिट 27,000 आया था ना? जी सर। 27,000। जो सेल्स थी वो मेरी 3,60,000 आई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये करूंगा मैं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट 27,000 है। सेल्स हमारी जो निकली थी, जो अभी हमने फाइंड की है, वो कितनी थी? वो थी 3,60,000। और अब हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर 7.5। 90,000. 7.5। Sales व्हाट were बेटा? 90,000. Sales नो, were सेल्स आर 90,000. नॉट। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, हमने सेल्स खुद अभी कैलकुलेट की है ना बेटा, याद करें आप। पहले कॉस्ट निकाली, 300,000 की कॉस्ट आ रही थी, फिर 300,000 में हमने सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट किया। सेल्स को हमने एक्स, मैंने एक्स कंसिडर किया था, याद आया? Yes, it was just a calculation error. Yes, I got it. 7.5% जो है वो आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अगली जो चीज है वो है हमारी
अगली जो चीज है वो है हमारी वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी कि करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने देखना है कि मेरे करंट एसेट्स कितने हैं, तो मैं यहाँ चलता हूँ क्वेश्चन में। मेरे करंट एसेट्स थे बेसिकली 60,000 प्लस 15,000, ठीक है। तो वो हमने अभी देखा भी है क्वेश्चन में, जी 60,000 प्लस 15,000 ये मेरे करंट एसेट्स हैं अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है आपकी 25,000 प्लस जो बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लिया था 32,000। आप करंट एसेट्स ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करें। 25,000 क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट था आपका 25,000 जो क्वेश्चन में हमने जो है देखा था अभी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा 25,000 और बाकी जो नॉर्मल ट्रेड पेबल्स थे वो 32,000 थे। जल्दी से निकालो, मुझे बताओ क्या आंसर 1.31 आएगा। 1.32 ले लेते हैं। जी 1.32 राउंड ऑफ कर देते हैं, 1.32 इज टू 1। ये हमेशा इज टू 1 लेंगे। इज टू 1 इस वजह से लेते हैं क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरे हर एक करंट एसेट के लिए मेरे हर एक करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास 1.32 करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स अवेलेबल है। मेरे हर एक करंट लायबिलिटी के लिए मेरे पास 1.32 के करंट एसेट्स अवेलेबल है। इस वजह से हम इसको हमेशा इस टू 1 में लिखेंगे। इसी तरह सेम गोज फॉर क्विक रेशियो एसेट टेस्ट रेशियो। जो एसेट टेस्ट रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी 60,000। 60,000 अब वो कह रहे हैं 60,000 को आप कंसिडर नहीं करें, आप सिर्फ 15,000 को कंसिडर करेंगे जो कि आपके मेरे ख्याल से ट्रेड रिसीवेबल्स थे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स सिर्फ जाएंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री अब नहीं जाएगी। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 25,000। 32 क्योंकि लाइबिलिटीज तो सारी जाएंगी, 32,000 प्लस 25,000। करो जरा, मुझे बताओ क्या 0.26 आंसर आ रहा है। 0.26, ये भी 0.26 इस टू 1 आएगा। ये इस वजह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इन्वेंट्री जो है ना वो लीस्ट लिक्विड एसेट करंट एसेट है, ठीक है। वो लीस्ट लिक्विड करंट एसेट है क्योंकि इन्वेंट्री को बेचने में आपको टाइम लगता है। इन्वेंट्री फौरन नहीं आपकी बिक जाती, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.26:1। बात समझ आई। अच्छा सर एक दफा फिर बता देगा, आपने बताया था रेकमेंडेड कितना होता है दोनों। यार रिकमेंडेड होता है आपका 1.5:1, 1.5, हाँ 1.3 1.5:1 इस तरह से। दोनों ऐसे 1:1 भी रहेंगे। नहीं है, नहीं। क्विक रेशियो तो ऑब्वियसली कम होगा आपका, क्विक रेशियो तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो आपका करंट रेशियो है वो रिकमेंडेबल है 1.5:1। और इस वजह से क्योंकि अगर भाई देखो, अगर आपका जो करंट रेशियो है ना वो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेंट्री होल्ड करके बैठे हो, या तो आपका बिजनेस इतना खराब है कि आपकी इन्वेंट्री बिकती ही नहीं है। तो आपको कोई मार्केटिंग कैंपेन वगैरह रन करनी चाहिए प्रॉपर, ताकि आपकी इन्वेंट्री जल्दी बिके। सही है। आप इतनी इन्वेंट्री होल्ड करके बैठे हो कि आपका माल बिक ही नहीं रहा, तो वो तब ज्यादा आ सकते हो। बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है और अगर बहुत कम हो तो भी अच्छा नहीं है। बहुत कम है इसका मतलब है कि आपके पास करंट एसेट्स अवेलेबल ही नहीं है, वो भी खतरनाक बात है कि अब आपकी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट आपके एसेट्स कम है। जो आपकी करंट लाइबिलिटीज है उसके अगेंस्ट आपके पास एसेट कम है। और अगर बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री होल्ड करके बैठे हो। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होगी तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा आएगी। ये सारा चक्कर है। सही है। तो रिकमेंडेबल होता है करंट रेशियो 1.5:1, लेकिन जो एसिड टेस्ट रेशियो है वो हमेशा हमेशा करंट रेशियो से कम होगा। अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो इसका करंट रेशियो अच्छा है लेकिन एसिड टेस्ट रेशियो अच्छा नहीं है। एसिड टेस्ट रेशियो अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है इन्वेंट्री उसके पास थी, इन्वेंट्री उसके पास ज्यादा थी, इसलिए उसका एसिड टेस्ट रेशियो कम आया। तो ये पूरी कहानी है। समझ आई बात। तो ये जी बिजनेस ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना इतना बुरा है। मतलब हम कह सही। सकते हैं कि ये एवरेज पे चल रहा है, इसको थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी। ये है पूरा सिनेरियो हमारा। अच्छा, एक मेरे ख्याल से एक पार्ट बस आपका रह गया है।
सही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ लिखें, एक मैं थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूं आपको, वो लिख लो। द क्विक रेशियो compares asset which are in the form of money or which will convert into money quickly. यानी कि हम कहते हैं ना which are highly liquid asset का मतलब ये कि आप उसको मनी की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और which will convert into money quickly. Comma, with the liabilities which are due for repayment in the near future. यानी कि आपकी करंट लाइबिलिटी जो आपने जल्द से जल्द वापस करनी है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। It excludes closing inventory. As this is not regarded as a liquid asset. Liquid asset, सही है, as this is not regarded as liquid asset. बात समझ आई? मैंने पूरा आपको समझा भी दिया कि इन्वेंट्री आपका लीस्ट लिक्विड एसेट है, उतना लिक्विड नहीं होता। इन्वेंट्री बेचने में आपको बहुत टाइम लगता है, सही है, वो फौरन नहीं, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको एडवर्टाइजमेंट्स रन करने पड़ते हैं, फिर जाके जब कोई देखता है उसको समझ आता है, वो आपकी फिर चीज खरीदता है। ऊपर से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो इन्वेंट्री को बेचना बड़ा मुश्किल है। करंट एसेट्स वो होते हैं नॉर्मली एसेट्स जो जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैश, जो जल्दी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्वेंट्री जो है वो लीस्ट लिक्विड करंट एसेट है, यानी कि इन्वेंट्री भी आपका करंट एसेट है मगर लीस्ट लिक्विड करंट एसेट है। सही है बेटा? अब हम इसको यहीं तक रखें और फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है बच्चों, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अगर कुछ सवाल पूछना है तो पूछना।